हेलो एवरीबॉडी, मैं ऋषि कुमार। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आज फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स क्लास 10। सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। पहले प्रकाश किसे कहते हैं? हम अपनी आंखों से जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को जिसकी सहायता से देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। अगर परावर्तन समझिएगा, ये एक मेरा शीशा है। अगर इसे हम लोग पेंट कर देंगे, ये एक परावर्तन के रूप में काम करेगा। इसे कहते हैं समतल। जब कोई प्रकाश किरण एक दिशा से आते भी किसी परावर्तक सतह से टकराकर दूसरी दिशा में लौट जाए, मतलब उसी मध्य में लौट जाए। अगर वायु से आ रहा है तो वायु में ही लौट जाए, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। हम लोग इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर दूसरी दिशा में लौट जाती है, लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और जो इसके बीच में होता है, लम्ब होता है, उसे कहते हैं अभिलम्ब। क्या कहते हैं? अभिलम्ब। आपतित किरण अभिलम्ब के बीच बना कोण होता है अपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलम्ब के बीच बना कोण होता है परावर्तन कोण। इसमें जो है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलम्ब तीनों एक ही तल पे होंगे, एक ही बिंदु पे होंगे, एक ही समतल पे होंगे। ये हुआ पहला नियम हुआ। पहला नियम। पहला नियम क्या बोले? प्रकाश की किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलम्ब तीनों एक ही तल पे होंगे। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब क्या? कोण आई इक्वल्स कोण आर। ये आपका हुआ प्रकाश का दूसरा नियम हुआ। अब आता है किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? इसमें किरण पुंज भी आएगा। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाशों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। बहुत सारे प्रकाश आएंगे, बहुत सारे एक ही बार में प्रकाश, उसे कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं दर्पण की तरफ। ये आपका प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिए। चलते हैं हम लोग दर्पण। दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, समतल, उत्तल, अवतल। परंतु हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है समतल। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह समतल हो। तल है, इसका परावर्तन सतह कैसा है? समतल है, इसीलिए हम इसे कहेंगे समतल दर्पण। इसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब
पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, बाया का दाया, दाया का बाया होता है। हम लोग इसे कहते हैं समतल दर्पण, जिसका परावर्तन क्या हो, समतल हो, उसे कहते हैं समतल दर्पण। अब आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तन हिस्सा क्या गोलीय हो, है यहाँ पे इस प्रकार से है, यहाँ से इस प्रकार से है। वैसा दर्पण जिसका कि परावर्तन हिस्सा गोलीय हो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में बहुत सारे भाग होते हैं। ये आपका एक रेखा होगा जिसे कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे कहते हैं ध्रुव। ये होता है केंद्र, वक्रता केंद्र। और यहां से यहां तक की दूरी कहीं रहेगा वक्रता त्रिज्या। समझिएगा, ध्रुव किसे कहते हैं, गोला का जो आधा भाग होता है, जहां आधा भाग पहुंच जाएगा उसे ही कहते हैं ध्रुव, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। अब कहते हैं कि वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र का यह गोला जिस केंद्र का भाग होता है उसे ही कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, कहता है कि यह गोला जिस त्रिज्या का भाग होता है वही त्रिज्या इस गोला का वक्रता त्रिज्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यह जो इस प्रकार इसमें दो दर्पण का उत्पन्न करती है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। हम लोग दोनों दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप लोग आ गए हैं। और क्या कहता है, इसे पी कहते हैं, इसे कहते हैं सी और पी का पोल और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। हम लोग आगे देखते हैं इसी के बारे में। गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार का। पहला प्रकार कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह धसा हुआ हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह क्या हो, धसा हुआ हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। धसा हुआ है परावर्तन सतह। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है। और वास्तविक और काल्पनिक दोनों होते हैं अवतल में। और इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में कैसा है, हजामती दर्पण बनाने में। आप लोग दाढ़ी जो बनाते होंगे उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर चिकित्सक रूप में उपयोग करता है ताकि वो उसका बहुत बड़ा करके देखता है कि उसको देखने में आसानी हो। सर्च लाइट आप लोग सुने, सौर कुकर, सौर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए हम अब देखते हैं उत्तल दर्पण। बी नंबर, उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब उठा हुआ हो मतलब उभरा हुआ हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। ये आपका पोल होता है, ये आपका सेंटर होता है। अब इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा होता है। बना प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब इसका जो है छोटा होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने का प्रतिबिंब छोटा होता है। ये जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, को बड़ा सा प्रतिबिंब छोटा रूप में बना दिया जाता है। और स्प्लिट लैंप में भी इसका उपयोग अब उत्तल दर्पण का किया जाता है। अब आता है फोकस। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फोकस किसे कहते हैं? फोकस समझिएगा। इसे कहते हैं ध्रुव, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। के समांतर कोई रेखा किरण दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी या काटते हुए प्रतीत होगी, वह बिंदु उस दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहलाएगी। फोकस कहलाएगा। ये जो आपका फोकस कहलाएगा। अब फोकस दूरी, फोकस दूरी पीएफ हुआ। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग आपसे करेंगे डिनोट। ये आपका फोकस दूरी हुआ, इसे कहते हैं फोकस। ये उत्तल दर्पण में होता है और अवतल दोनों में फोकस होता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन सा किरण कैसे जाएगा तो कहां से रिफ्लेक्टिव होगा। आगे देखें कि कौन सा किरण कहां से गुजरेगा, कहां से आपतित होगा तो कहां से गुजरेगी। पढ़ा नहीं आना, पहला समझिएगा। ये आपका ध्रुव हुआ, ये आपका सेंटर हुआ, ये आपका फोकस हुआ। एक किरण समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य के समांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। ये एक दर्पण हुआ एलएम। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगा तो फोकस से होकर गुजरेगी। ये वहां पहला नियम इसे गुजरने का, कि कहां से आपतित हुआ, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगा। अब सेकंड नंबर सोचिए, दूसरा नंबर। दूसरा सोचिए, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होगी दर्पण पर, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हम लोग देखते हैं 3 नंबर। अब हम जानेंगे कौन सा प्रकाश तीसरा नंबर में कहां से गुजरेगा तो क्या होगा। तीसरा क्या कहता है, जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी से होकर चली जाती है। हम लोग इसी प्रकार आगे पढ़ेंगे। आप लोग जो है पार्ट 2 में मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।